हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से क्लासेस फिजिकली ऑफ हैं, तो हम ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं। तो आज हमारा फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रीवियसली हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, तो उसका मैं एक जल्दी से ओवरव्यू ले लेता हूँ, देन हम मूव करेंगे अपने न्यू टॉपिक्स की तरफ। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है उसके बारे में काफ़ी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, जैसे आपको ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। यूज़र्स होते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ इसमें आ जाते हैं, और उसके बाद इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसमें आ जाते हैं, और उसके नीचे फिर हार्डवेयर पार्ट होता है आपका सीपीयू, रैम, इनपुट, आउटपुट। तो ये दरमियान में आपका वर्क कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन कंपोनेंट है, इंटरफेस है बिटवीन यूजर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के। ठीक है जी, तो ये एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम था कि कंप्यूटर के कौन से मेन कंपोनेंट है जो सिस्टम को बनाते हैं। उसमें हार्डवेयर पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी ज़रूरी है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं, और यूज़र उसके साथ कनेक्टेड होता है। विदाउट यूज़र भी वो रन नहीं कर सकता। तो ये मेन कंपोनेंट कंप्यूटर के हो गए थे। उसके बाद हमने पर्पस एंड फंक्शन आर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। ठीक है जी, ये फंक्शन भी कहलाती हैं और इसको कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो ये आप दोनों इसको काउंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप ये लिख सकते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप ये लिख सकते हैं। जो पर्पस है मेन, वो हमारा ये होता है कि हम एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करें, यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं, और वो एफिशिएंट भी हो। जैसे कि आपके पास विंडो है, विंडो यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, और एफिशिएंट है, लेकिन इसके बरक्स जो लिनक्स है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। मतलब वो ज़रा कम्प्लेक्स है, कन्वीनियंट उसमें नहीं है कन्वीनियंस, और एफिशिएंट है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस है। पर्पस हमारा क्या है कि हम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करें कि वो यूज़र फ्रेंडली भी हो, हर कोई उसे यूज़ कर सकता हो इजीली, और वो एफिशिएंट भी हो, एफिशिएंटली वर्क भी करे। उसके बाद हमने उसके फंक्शन या कंपोनेंट पढ़े थे। उसमें मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल और सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन, एड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर, एंड प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। ये मेन कंपोनेंट्स है। जैसे आपके सीपीयू के कंपोनेंट्स होते हैं एएलयू, सीयू, इसी तरह इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो ये है जिसको हमने वन बाय वन एक्सप्लेन किया था। मेमोरी मैनेजमेंट को भी किया था, प्रोसेसर मैनेजमेंट या प्रोसेस मैनेजमेंट उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, और अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करते हैं, जो मेन कंपोनेंट हैं इसके, सिक्योरिटी, और फिर कंट्रोलर सिस्टम, और जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन, एंड सो ऑन। तो ये कंप्लीट हमने फर्स्ट लेक्चर हमने जो क्लास में पढ़ा था उसकी रिव्यू है। तो ये हमारा ऐसे समझिए कि आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उसके कुछ टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर हो गए थे। आज हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हमारा है टाइप्स। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन टाइप्स हैं वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 2 है हमारा। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से मेन टाइप्स हैं। Operating system types. Operating system are there from the very first computer generation and they keep evolving with time. ठीक है, जब से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आए तो उस टाइम से ही ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ। ठीक है जी, तो आपको पता है कि कोई भी मशीन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकती। तो इसलिए जब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए तो उसी वक्त, यानी तकरीबन 1945 से आप कह सकते हैं, या 1954 से कह सकते हैं, ये लॉन्च हुआ। ठीक है जी। In starting mainframe computer, common input and output devices were card reader and tape drive. जो इनपुट के लिए डिवाइसेस यूज किए जाते थे वो कार्ड रीडर यूज किए जाते थे, उसमें कार्ड डालना पड़ता था, और जो आउटपुट के लिए यूज किए जाते टेप ड्राइव यूज किए जाते थे। यूजर प्रिपेयर अ जॉब विच कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम, कंट्रोल, इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट डेटा। यूजर क्या करता था इसमें, ये फिर आगे हम इसको तफसील से देखेंगे भी कि इन मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूजर जो डेटा को इनपुट कर रहा था कार्ड रीडर के जरिए कर रहा था, और सेविंग के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है टेप ड्राइव यूज़ की जाती है, मैग्नेटिक डिस्क यूज़ किए जाते हैं।
ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम्स और यूज़ किए जाते। उसके बाद यूज़र क्या करता था, जब भी कोई डेटा इनपुट करता था उसमें, तो उसके लिए वो एक नाम यूज़ करते हैं जॉब का। जॉब मीन्स ए कंप्लीट डेटा अपने काम से मुतल्लिक जो वो करना चाहता है, इंक्लूड उसके इंस्ट्रक्शंस जितने भी थे, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इनपुट डेटा, सब उसमें वो डाल देता था एक ही बॉक्स में, यूं समझे। बिकॉज अर्लियर कंप्यूटर वर नॉट इंटरेक्टिव सिस्टम, क्योंकि एक दफा जब आप उसमें जॉब इंटर कर देते थे, देन आप उसको उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, दरमियान में उसको इनपुट नहीं दे सकते थे इन सिस्टम्स में। ठीक है जी। इनके लिए आपको पहले पहले जॉब प्रिपेयर करना होता था, कंप्लीट जितना भी डेटा था एक साथ उसमें डाल देना होता था किसी भी तरीके से, और वो फिर वो उस पर काम स्टार्ट कर देता था। देन दरमियान में वो आपसे ना डेटा लेता और ना आप उसको डेटा दे सकते थे। ठीक है जी। तो वो बस अपने डेटे पे ही काम कर रहा होता। ये वो बात है जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसी मशीन है जो इंटरेक्टिव नहीं है, जो बस एक बार आपसे इनपुट ले ले, बस फिर उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है जी। जैसे आजकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है, जगह जगह आपसे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो ये इंटरेक्टिव सिस्टम्स हैं। और कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो एक बार नेक्स्ट करने के बाद वो खुद स्टार्ट हो जाते हैं और खुद ही सारा कुछ कर रहे होते हैं, दरमियान में आप उसको फिर रोक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, ना कुछ उसमें डेटा इंटर कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट जॉब इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड्स। ठीक है जी। इनपुट जॉब जो थे हमारे पास इन सिस्टम्स में, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, इनके लिए जो मेन फ्रेम में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, इनमें पंच कार्ड यूज किए जाते हैं, एंड रिजल्ट आल्सो अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। रिजल्ट भी पंच कार्ड में आता था। Operating system major task is to transfer control from one job to another after completion of one job। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें जिसका मेन रोल यही था कि जब एक जॉब खत्म हो जाए तो दूसरी जॉब को कैसे स्टार्ट करना है। तो ये मेन ट्रांसफर, कंट्रोल ट्रांसफर होता था कि एक जॉब खत्म हो गई है, दूसरी कैसे अब स्टार्ट होगी, तो इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता था। डिसएडवांटेजेस की क्या है इन मेन फ्रेम जो अर्लियर थे और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था। पुअर सीपीयू यूटिलाइजेशन। ठीक है जी। सीपीयू की यूटिलाइजेशन बहुत पुअर थी, सही नहीं थी। मतलब स्पीड मिसमैचिंग होती थी ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज, रन टाइम, इनपुट नीडेड। आपको पता है कि जो स्पीड है सीपीयू की वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपकी जो स्टोरेज है वो कम होती थी, स्टोरेज होती ही नहीं थी। तो डेटा जब स्टोर नहीं हो रहा तो आगे वो प्रोसेस कैसे होगा। जैसे अब हम रैम यूज कर रहे हैं, हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, हार्ड डिस्क से डेटा रैम में आता है, फिर रैम उसको स्टोर कर लेता है बहुत सारी जॉब्स को, और वो वन बाय वन सेंड कर रहा होता है सीपीयू को। यहाँ पे स्टोरेज का बहुत मतलब स्टोरेज सिस्टम बहुत कम था, लैग था उसमें, कुछ है था ही नहीं, स्टोरेज हो ही नहीं सकती थी, जॉब्स को क्यू में रखने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए फिर आपको रन टाइम पे ही सब कुछ देना पड़ता था। अब आपने सीपीयू को, सीपीयू बहुत ताकतवर है, उसको काम छोटा सा दे दिया स्टार्ट में, बस वो छोटे से काम पे लगा होगा, बाकी वो आइडल रहता है, बाकी वो फारिग होता था। तो इस सीपीयू की यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं होती थी। अब तो आपको पता है कि मल्टीटास्किंग सिस्टम है, तो वो एक मिनट भी सीपीयू को फारिग नहीं रहने देते, फौरन से जॉब शिफ्ट हो जाते हैं और जॉब आ रहे होते हैं, मल्टीपल जॉब एट द सेम टाइम स्टार्ट कर देते हैं। ये तो एक बंदा नहीं होता, 10 बंदों के काम एक साथ हो रहे होते हैं। यहाँ पे एक बंदा ही चला जाता, उसका काम थोड़ा है, ज्यादा है, वो सीपीयू को देता, सीपीयू उसको जल्दी कर रहा था, कम स्पीड में करता था, तो वो उसमें मिसमैच होती थी स्पीड। लोडिंग एंड अनलोडिंग बिटवीन जॉब्स। एक जॉब को लोड करो पूरे को, फिर उसमें वेट करो, और फिर उसके बाद जब वो खत्म होगा तो दूसरे जॉब को लोड करो। तो ये एक ऑपरेटर करता था। ठीक है जी। ये खुद ब खुद सिस्टम नहीं कर रहा था, और इससे डिले आकर होती थी और सिस्टम स्लो होते थे। ठीक है जी। कि एक जॉब को लोड करो उसमें सारा, कि कितने, अगर वो 10 सफ़े का जो मतलब 10 पंच कार्ड्स में या 100 पंच कार्ड्स में वो पूरा जो प्रोग्राम है चलता है, तो 100 पंच कार्ड पहले जाएंगे उसमें, फिर वो उसके बाद जो है बंडल ऑफ पंच कार्ड जब फारे हो जाएंगे, देन वो पंच कार्ड सारे निकाल लेंगे आप। देन उसके बाद दूसरे 50 जो बैठे होंगे वेट में पंच कार्ड, वो आपको रखने होंगे उसमें, और देन उसको मूव करना होगा। तो ये इस चीज में आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या है जिसका जिक्र हुआ, उम्मीद है आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा भी, क्योंकि ये जो आईसीटी है हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, उसमें भी इसको पढ़ाया जाता है। पंच कार्ड बेसिकली क्या है, अर्ली मेथड ऑफ डेटा स्टोरेज। स्टार्ट में जब कंप्यूटर आए थे तो वहां पे ये डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था स्टार्ट के कंप्यूटर में। पंच कार्ड आल्सो नोन एज आईबीएम कार्ड्स। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है उसने ये कार्ड बनाए थे, तो इसको आईबीएम कार्ड भी कहा जाता।
or paper card containing several punched or perforated holes that were punched by hand or machine to represent data। ठीक है, इनको या मशीन में, जैसे अब ये मशीन में इसको रखा हुआ है, ऊपर से पिन्स आ रही होती हैं, यहाँ पे आप जो है जो भी इसमें फीड करना चाहते हैं तो उसमें वहां पे होल्स कर दिए जाते हैं, जैसे ये आपको होल नजर आ रहे हैं। तो इसी को मशीन रीड करती थी और इससे वो डेटा फेच करती थी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। These cards allowed companies, ठीक है, टू स्टोर एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन बाय एंटरिंग द कार्ड इनटू द कंप्यूटर। और ये कार्ड जो है ये कंपनीज को अलाउ करती कि इस पे डेटा स्टोर करे, उसी से फिर रीड किया जाता था। द पिक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ अ वुमन यूजिंग अ पंच कार्ड मशीन टू क्रिएट अ पंच कार्ड। तो ये एक फीमेल की वो है, एक एग्जांपल है जो लगी हुई है यहाँ पे, इसको पंचिंग कर रही है, इसी कार्ड्स रखे हुए हैं। तो ये वाइट कार्ड आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इस तरह के कार्ड्स होते हैं, यहाँ पे रखे जाते हैं, उसको पंच किया जाता है और इसमें पूरा प्रोग्राम लिखा जाता था। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस थी वो सारा इसमें लिखा जाता। तो ये बहुत सारे बन जाते थे, बहुत ज्यादा, एक प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत सारे बंडल एक बन जाता था एक punch cards का। Using a punch card machine like that shown in picture below, data can be entered into the card by punching hole on each column to represent one character। ठीक है, हर कॉलम में पंचिंग की जाती थी और फिर कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन की जाती थी। ठीक है जी, तो ये एक पंच कार्ड की वो है, पिक्चर है, उसकी मशीन है, उसके बाद नॉलेज है उसका। अब आते हैं जो मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अर्लियर यूज किए जाते, मेन फ्रेम में भी यूज किए जाते। क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? द यूजर ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। ठीक है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन चीज थी वो ये थी कि यूजर जो है कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यूजर जैसे अब हम कर रहे हैं, अपने लैपटॉप्स के साथ बैठे होते हैं, अपने मशीन्स के साथ बैठे होते हैं, या एटीएम मशीन्स कुछ ऐसी हैं वहां पे आप ठहरे होते हैं, तो आपसे वो हर जगह पे पूछ रहा होता है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, अब कितने पैसे निकालने हैं। तो आप उसके साथ इंटरेक्शन करते थे, यहाँ पे आप उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। ईच यूजर प्रिपेयर हिज जॉब, सबसे पहले आप वही कार्ड्स, पंच कार्ड के जरिए जॉब्स बनाते थे ऑन an offline device like punch card and submit it to the computer operator। यहाँ पे एक बंदा बैठा होता था, ऑपरेटर के पास आप जाते, जैसे एक फीमेल थी वो पंच कार्ड्स बना रही थी, इसी तरह एक बंदा होता था, आप जाते थे अपने ये पंच कार्ड उठा के उस बंदे को देते थे और वो रख लेता था एक जगह पे। जब आपका नंबर आता तो उसको कंप्यूटर में रख देता था और कंप्यूटर पे उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती। To speed up processing, jobs with similar needs are batched together and run as a group। यहाँ पे स्पीड करने के लिए, प्रोसेसिंग की स्पीड, मतलब आप जैसे पता है आपको कंप्यूटर में स्पीड ही सारा मैटर करती है, और हम उसके लिए कभी क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, कभी प्रोसेसर्स को पावरफुल कर रहे हैं, कभी उसमें कोर ज्यादा कर रहे हैं, कभी कैशे मेमोरी अंदर डाल रहे हैं प्रोसेसर के, कभी बाहर, कभी क्या। तो ये चीज मैटर करती है अब। लेकिन उस वक्त क्या था, उस वक्त तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इन जॉब्स को स्पीडीली एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो क्या कर देते ऑपरेटर, वो सिमिलर इंस्ट्रक्शंस के जॉब्स। ठीक है जी, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो एडिशन करवाना चाहता है, नंबर्स, न्यूमेरिक नंबर्स की एडिशन करवाना चाहता है। अब उसके बाद दूसरा बंदा आया, उसने भी एडिशन करवानी है, तीसरा बंदा है उसने भी एडिशन करवानी है, चौथा बंदा है उसने भी एडिशन करवानी है, और बाद में कोई सब्ट्रैक्शन वाला है, कोई मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो वो क्या कर देता, जो एडिशन वाले थे उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लेता था, उनके कार्ड्स को वन बाय वन। ठीक है, पहले को जिसका जो पहला आया था उसका पहले नंबर, फिर दूसरे पर, और जो सेकंड पे फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन वाले हैं तो सब्ट्रैक्शन वाले करवा देते, वो इस तरह डिवीजन वाले हैं तो डिवीजन वालों के कार्ड इकट्ठा। तो इस तरह फिर वो एक साथ ही 10 बंदों का जो सेम काम था उसको रख देता था एक साइड पे उस मशीन में, तो वो एग्जीक्यूट होते रहते थे। द प्रोग्रामर लीव देयर प्रोग्राम्स विद द ऑपरेटर। आप जो प्रोग्रामर होते थे जो आके जो कार्ड ले आते थे, अपने काम ले आते थे, वो वहां पे ऑपरेटर के पास अपना काम छोड़ देते थे। एंड द ऑपरेटर देन सॉर्ट द प्रोग्राम विद सिमिलर रिक्वायरमेंट इनटू बैचेस, और वो उसको बैच की शक्ल में बनाता था। बैचेस इसको इसलिए कहा जाता है कि वो एक बैच बनाता पूरे सिमिलर उसके, जैसे आपकी क्लास बैच है, आप फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये बीसीएस 5th का बैच है, तो इसका मतलब है कि 5th में जो 5th के स्टूडेंट सारे वही हैं। ठीक है,
हम एक साथ इनको बिठा देते हैं। या ये बीसीएस का बैच है, ये इंग्लिश का बैच है, बीसीएस के बैच में सारे बीसीएस वाले स्टूडेंट उनको एक साथ कर दो, ठीक है, अलग अलग ना बिठाओ, उनको हम एक साथ ही फारिग करेंगे। इसके बाद आ जाता है फॉर एग्जांपल इंग्लिश वाला बैच है, इंग्लिश में इंग्लिश वाले सारे डिपार्टमेंट्स, उस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री उसके सारे डिपार्टमेंट्स, तो एक बैच बना दिया जाता इसमें भी कार्ड्स का, जो सिमिलर रिक्वायरमेंट्स पे काम करते थे। इन दिस जॉब, या दूसरी डेफिनेशन भी है इसकी आर के साथ, in these jobs which are of similar type are grouped together and treated as a batch। ठीक है, वो जॉब जिसमें सिमिलर टाइप होती थी, उनकी टाइप सिमिलर है, उनमें रिक्वायरमेंट सिमिलर है, उनको ग्रुप में टुगेदर कर दिया जाता और फिर उसको एक साथ ही ट्रीट किया जाता एज ए बैच। नाउ दे आर स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड, और उनको पंच कार्ड पे स्टोर कर दिया जाता। A hard paper in which digital data is stored and represented using some specific sequence of holes। ठीक है, डिजिटल डेटा उसको होल्स के जरिए उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, विच विल बी सबमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। देन उसको सबमिट कर देता सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए। द सिस्टम विल देन परफॉर्म ऑल द रिक्वायर्ड ऑपरेशन इन ए सीक्वेंस। सो वी कंसीडर दिस एज ए टाइप ऑफ सीरियल प्रोसेसिंग। इसको आप सीरियल प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं कि क्योंकि वन बाय वन जॉब जा रही है इसके मशीन के अंदर। ये उसकी एक पिक्टोरियल व्यू भी है। यूजर है, यूजर ने अपना जॉब प्रिपेयर किया, ठीक है, यूजर वन है, उसने जॉब प्रिपेयर किया, ऑपरेटर को दे दिया। उसके बाद यूजर टू आया, उसने जॉब प्रिपेयर किया, ऑपरेटर को दे दिया। यूजर थ्री आया, जॉब प्रिपेयर किया, ऑपरेटर को दे दिया। यूजर फोर आया, उसने जॉब प्रिपेयर किया, ऑपरेटर को दे दिया। अब ऑपरेटर सिमिलर जॉब्स की बैचेस बनाएगा, सिमिलर जॉब्स के, फॉर एग्जांपल इन दोनों का सिमिलर है तो उसने उन जॉब्स को इकट्ठा कर दिया और उसका एक बैच बना दिया। लास्ट टू है, इसके जो रिक्वायरमेंट है सिमिलर हैं, इसका भी इकट्ठा कर दिया काम जॉब और उसके बैच बना दिया, तो ये पूरा बैच बन जाता है इसका बैच। तो ये एक फिर जाते थे मशीन में और मशीन उसको फिर एग्जीक्यूट करती थी, तो ये एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। ये यूजर इंटरेक्टिव मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, और ये आपको एक ऑपरेटर दरमियान में यूज करते थे, उसको जॉब्स असाइन की जाती है, वो उसको बैचेस, सिमिलर को बैचेस में करता था और फिर वो देन मूव करता था कंप्यूटर में रख देता था और उसको एग्जीक्यूट करता था। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। एडवांटेजेस है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ, सपोज a job takes a very long time। फॉर एग्जाम्पल जॉब है, बहुत ज्यादा टाइम वो ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, एक दिन ले रहा है या ज्यादा ले रहा है, देन सच प्रोसेसेस कैन बी परफॉर्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन। तो वो बस मशीन को आप दे देते और बस आप चले जाएं और फिर जब आएंगे तो वो एग्जीक्यूट हो चुका होगा। तो एक बेनिफिट था, आपको इंटरेक्टिव सिस्टम में बैठना पड़ता है वहीं पे, तो क्योंकि वो जब तक आपसे बार बार नेक्स्ट 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 करवाता रहेगा, आप बैठे रहेंगे उसके लिए। यहाँ आपने जॉब एक दफा पुट कर दी उसमें, बस आप बेगम हो जाए और आप चले जाए। They does not require any special hardware and system support to input data। input data के लिए कोई स्पेशल हार्डवेयर या सिस्टम सपोर्ट की जरूरत नहीं होती थी, बस आप कार्ड्स पे अपना इनपुट सारा डेटा रिकॉर्ड कर देते थे, देन उसके बाद आप फिर इसको फीड करते थे सिस्टम में। तो इनपुट के लिए आपको कोई ऐसी मशीन, कोई डिवाइस, कोई स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये एक बेनिफिट था, यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है वो बच जाती थी। उसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिबग बैच सिस्टम। बैच सिस्टम में अगर कोई एरर आता तो इसको डिबग करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप उसके साथ इंटरेक्शन कर ही नहीं सकते थे, वो चलता था और बस गड़बड़ करता रहता था, और वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती थी वो चीज, आप उससे कोई चीज हटा नहीं सकते थे। लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं थी ऑपरेटिंग सिस्टम में और यूजर में, इसलिए ये प्रॉब्लम थी कि उसको डिबग करना मुश्किल था। अच्छा, कहाँ पे डिबग करना है, कहाँ पे एरर आया हुआ है, किस कार्ड में एरर है, तो ये भी पता नहीं चलता था ज्यादातर। सपोज एन एरर अकर इन वन ऑफ द जॉब ऑफ बैच, ठीक है, किसी जॉब में, किसी बैच के किसी जॉब में एरर अकर हुई, देन ऑल द रिमेनिंग जॉब्स गेट इफेक्टेड, तो सारे जो पीछे जॉब्स वाले होते वो इफेक्ट हो जाते। दे हैव टू वेट अंटिल द एरर रिजॉल्व, वो वेट करते थे जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाता। मतलब कोई कार्ड है उसमें कोई एरर आ गया, तो वो कार्ड जब तक ठीक नहीं होता, पूरे पीछे वाली सीरियल प्रोसेसिंग है ना, तो पीछे वाले पूरी पूरी रो ठहरी रहती थी। तो इसलिए ये मसला है, मल्टीटास्किंग है नहीं कि एक वो हुआ इफेक्ट हुआ तो दूसरा तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सीरियल में था, तो जब तक आगे वाला नहीं हटेगा पीछे वाले प्रोग्राम नहीं चलते थे। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका पिक्टोरियल व्यू, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि नाम से जाहिर है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इन ऑल टाइम इन ए टाइम शेयरिंग सिस्टम आर मल्टीटास्किंग सिस्टम, मल्टीपल जॉब्स कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन ए सिस्टम एट द सेम टाइम बाय शेयरिंग द सीपीयू टाइम अमंग देम।
इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइम शेयर करता है, हर जॉब को, हर जो टास्क है, हर जो प्रोसेस है उसको टाइम उसमें शेयर करता है, 5-5 मिनट, 6-6 मिनट, 10-10 मिनट, उसको क्वांटम कहते हैं। स्पेसिफिक टाइम शेयर करता है कि 4 मिनट तक ये प्रोसेस 1 चलेगा, उसके बाद इसको स्टॉप कर दो, फिर प्रोसेस 2 चलेगा 4 मिनट तक, फिर प्रोसेस 3 चलेगा 4 मिनट तक। तो एक टाइम क्वांटम रख लिया जाता है और यही सिस्टम आजकल हमारे चल रहे हैं। मल्टीटास्किंग सिस्टम है हमारे पास, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग है, मल्टीपल जॉब्स परफॉर्म करते हैं एट द सेम टाइम पे। The task can be from single user or from different user also, क्योंकि आपको पता है कि एक बंदा उसको एक जॉब दे सकता है, लेकिन आजकल जो हमारे सिस्टम है वो मल्टीपल जॉब्स भी हो सकते हैं। सर्वर जैसे हम यूज करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें मल्टीपल एक से ज्यादा यूजर उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो सबको टाइम दे रहे होते हैं, सबको चला रहा होता है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो आप नहीं यूज कर रहे, मल्टीपल लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो वो सबको एक एक्यूरेटली ऑपरेट कर रहा है। तो ये मल्टी जो टाइम शेयरिंग है हमारे पास वो बेहतरीन है इसमें। द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम, और इसको क्वांटम कहते हैं। हर टास्क को जो स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको टाइम क्वांटम कहते हैं। आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज एंडेड, ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचेस ओवर टू नेक्स्ट टास्क। जब भी वो टाइम खत्म होता है, ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच कर देता है दूसरे उसके बाद आने वाले टास्क को। मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू बाय स्विचिंग बिटवीन देम, और इस तरह मल्टीपल जॉब्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं सीपीयू पे स्विचिंग के जरिए। बट द स्विचेस अकर सो फ्रीक्वेंटली, क्योंकि ये स्विच बहुत तेजी में हो रही है, दैट्स व्हाई द यूजर रिसीव एन इमीडिएट रिस्पांस विद एन एनी डिले, और आपको इसका पता नहीं चलता, लेकिन ये स्विचिंग हो रही होती है एक से दूसरे में, लेकिन वो इतनी स्पीडी होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये टाइम शेयरिंग हो रही है, मल्टीटास्किंग है, क्या है। ऐसा नहीं है कि आपका काम है उसमें डिले आ गई, आप भी कर रहे हैं, दूसरा बंदा भी फेसबुक यूज किया, तो आपका नहीं चल रहा उसका चल रहा है। नहीं, प्रॉपरली सारा कुछ, अगर नेट की कोई कनेक्टिविटी का इशू नहीं है तो वो प्रॉपरली सारा मैनेज हो रहा है। The operating system uses CPU scheduling and multitasking to provide each user with a small portion of a time, और इसको कहते हैं CPU scheduling। हम स्केड्यूल करते हैं, सीपीयू की टाइमिंग रख देते हैं कि भाई आप इतने टाइम तक इस प्रोसेस को चलाएंगे, इतने टाइम तक इस प्रोसेस को चलाएंगे, और इसको मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म हो रहे हैं तो मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। इसमें ये पोर्शन ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट है कि उसको असाइन कर दिया जाता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कोई पिक्टोरियल व्यू है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हैं, वर्ड है, एमएस वर्ड यूज हो रहा है, ईमेल यूज हो रहा है, वेब ब्राउजर यूज हो रहा है, तो वो सबको चलाएगा, वो सबको दे देगा सीपीयू को, और सीपीयू वेल मैनेजमेंट करके सबको चला रहा होता है। आपने अपने लैपटॉप्स में भी इवन ऐसा किया होता है, आपने मल्टीपल चीजें ओपन की होती हैं तो वो एफिशिएंटली चल रही होती हैं टाइम शेयरिंग करके। उसमें हर एक प्रोसेस को अपना एक टाइम दिया जा रहा है और एग्जीक्यूट हो रही है बड़ी स्पीड में। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कुछ यूजर्स हैं, यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये कोई लिंक्स हैं, उनके एक्टिव लिंक्स हैं जो कनेक्टेड है किसी सेंट्रल सर्वर के साथ, उसके सीपीयू के साथ। तो अब ये घड़ी की तरह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है जी। आपका जो सीपीयू है उसमें ये प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज वो हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ठहरा हुआ है तो ये ब्लैक निशान इस पे सर्कल आया हुआ है, इसको 4 मिनट तक चलाएगा, फिर इसके पास, फिर फौरन इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके बाद इसके पास। तो वो सबको इस टाइम क्वांटम में एक चला रहा होता है, हर एक को टाइम दे रहा होता है, हर एक को एग्जीक्यूट, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। एडवांटेजेस क्या हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के, और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हैं कि दे मिनिमाइज द रिस्पांस टाइम कम हो जाता है, फौरन रिस्पांस मिल जाता है। इतनी मतलब उसने जबरदस्त सेटिंग की होती है, टाइम क्वांटम रखा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर टाइम क्वांटम का बाउंड ना होता और तब ही आपको टाइम मिलता जब तक पहला प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाता। फॉर एग्जांपल, एक प्रोसेस है वो 1-2 घंटे का है, 2 घंटे में कंप्लीट होगा, तो वो 2 घंटे आपको वेट करना पड़ता है, तो रिस्पांस आपको 2 घंटे तक नहीं आएगा सीपीयू से, आपके प्रोसेस को नहीं चलने देगा। लेकिन इस तरह नहीं था जब तक। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मसला था कि जब तक पहले वाले फारिग नहीं होता था, दूसरा उसके बाद नहीं आ सकता था एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये यहाँ पे नहीं था। टाइम शेयरिंग में ये फायदा है कि उसमें हर एक प्रोसेस को, प्रोग्राम को एक इक्वल टाइम मिलता है, ठीक है। टास्क को इक्वल टाइम दिया जाता और जिसकी वजह से सीपीयू बिजी रहता था। दे मिनिमाइज रिस्पांस टाइम, दे रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम, यानी सीपीयू की यूटिलाइजेशन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कम थी, पुअर थी, यहाँ पे ज्यादा है।
सीपीयू फारिग नहीं बैठता। दे रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम, रिड्यूस कर दिया है। फिर भी सीपीयू बहुत स्पीडी है लेकिन रिड्यूस हो जाती है ये बात आइडियल होने की वाली कि सीपीयू थोड़े हद तक कुछ हद तक फारिग नहीं, मतलब उसकी फरागत जो है उसमें कमी आ जाती है, वो बिजी रहता है। ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एग्जीक्यूट, और ये बेहतरीन अमल है, बेहतरीन चीज है कि हर प्रोसेस को, हर टास्क को इक्वल टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, यानी कोई प्रियोरिटी नहीं होती इसमें। डिसएडवांटेज क्या है? रिलायबिलिटी प्रॉब्लम। रिलायबिलिटी प्रॉब्लम को क्या मतलब है? डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिस्टम विल प्रोड्यूस करेक्ट आउटपुट अप टू सम गिवन टाइम। ठीक, रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आपने एक प्रोसेस से चला गया, उसमें वो था वो है 10 मिनट का फॉर एग्जांपल, तो और आपने उसको 4 मिनट चलने दिया और फिर उसको हटा दिया, फिर वो ठहर गया, फिर वो जाएगा दोबारा, उसके आगे जितने भी प्रोसेस होंगे, यानी अगर 5 प्रोसेस हैं तो पहले का नंबर फिर 4 के बाद आएगा दोबारा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो उसको वेट करना पड़ेगा 4 मिनट, 4 मिनट, 4 4 16 मिनट वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी बारी दोबारा आएगी, फिर वो 4 मिनट चलेगा, फिर वो निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह फिर उसको 16 मिनट वेट करना पड़ेगा, उससे आगे जो 4 हैं वो चलेंगे, फिर उसके बाद उसकी बारी आएगी और वो फिर 2 मिनट चलेगा, टोटल 10 मिनट पूरे हो जाएंगे। तो वो कहते हैं रिलायबिलिटी नहीं है इसमें, ये रिलायबल प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि वो तो ठीक है, फायदे भी हैं, लेकिन एक जो प्रोग्राम है, एक जो टास्क है, वो आउटपुट 4 मिनट में इजीली 10 मिनट में देना दे सकता था, लेकिन वो चला गया 32 मिनट में, 32 मिनट में उसने मुझे आउटपुट दिया। तो ये तो एक एग्जांपल है समझाने के लिए, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन इंटरनली ये चल रहा होता है। ये प्रोबेबिलिटी के आउटपुट आपका टाइम पे आएगा नहीं आएगा, वो इसकी रिलायबिलिटी है, तो ये इसको रिलायबिलिटी प्रॉब्लम कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि फलां मशीन रिलायबल है, तो उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है, जिंदगी है उसकी, टाइम गुजारने की 1 साल 2 साल, वो प्रॉपरली गुजार ले। ठीक है, उससे पहले वो ना हो, या उससे ज्यादा पे, या मतलब जो उसमें खराबी है उससे पहले ना आ जाए। तो यहाँ पे भी है कि आउटपुट टाइम पे आना, आउटपुट्स का टाइम पे आना। क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम्स एंड डेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है, एक प्रॉब्लम है कि मल्टीपल जो कि यूजर एट द सेम टाइम वर्क कर रहे होते हैं, तो आपका डेटा मॉडिफाइड भी हो सकता है और उसकी जो है लॉस भी हो सकता है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम से कभी कभी करप्ट हो जाता है डेटा, तो वो करप्शन इस वजह से होती है कि मल्टीपल टास्क, मल्टीपल डेटा एट द सेम टाइम जब चलेगा, सारे बंदे एक साथ ही वो ठहरे होंगे, तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि बैंक में मेरे साथ ऐसा हुआ था, आपको बता रहा हूँ कि हम वहाँ पे सैलरी लेने गए, तो मुझे किसी और की सैलरी पकड़ा दी थी उन्होंने। ठीक है जी, तो वो तो शायद अच्छा है कि मैंने वहाँ पे वो पैसे गिने तो वो कम थे और मेरी सैलरी थोड़ी ज़्यादा थी उस वक्त। तो ये हुआ था कि मल्टीपल लोग वहाँ पे रिसेप्शन पे ठहरे हुए थे, और वो जो है नाम लेता था और बंदे को देता, तो उसने नाम कुछ ऐसा लिया कि मुझे अपना लगा, और मैं वहाँ गया और उसने मुझे पैसे थमा दिए। तो डेटा और सिक्योरिटी इंटीग्रिटी मॉडिफाई हो गई। ठीक है जी, डेटा भी आपका मॉडिफाई हो गया, मेरे पैसे मॉडिफाई हो गए, कम हो गए थे, और उसके बाद सिक्योरिटी इशू भी है कि मैं पैसे ले जा भी सकता था और उसमें कोई इशू हो सकता था। उसके बाद आता है डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। डेटा की कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट प्रॉब्लम होती है कि कौन सा डेटा कम्युनिकेट होना है सीपीयू पे, कौन सा नहीं होना। फॉर एग्जांपल अब इसने आना है, इसने आना है, किसका डेटा आएगा, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बड़े तेजी में ये जा रहा होता है, तो कम्युनिकेशन बड़ी तेजी में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कुछ मिस भी हो सकता है कभी, तो ये बड़ी स्पीड में ये सारा कुछ कर रहा होता है, तो डेटा की कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है इसमें। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस टाइम शेयरिंग के और डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट प्रीवियसली डेटाबेस में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का मतलब है कि आपका डेटाबेस मल्टीपल जगहों पर पड़ा होता है, मल्टीपल जगहों पे। ठीक है, एक ही सिस्टम में नहीं होता, एक ही लोकल एरिया पे नहीं होता, वो फार फ्लंग कहीं कहीं से जुड़ा होता है एक दूसरे के साथ, यानी आपने उसको एक जगह भी डेटा सेव किया हुआ है। जैसे अब हमारा जो डेटा सेंटर है केपीके का, बहुत बड़ा, जो हम पे सारा केपीके का डेटा प्रोसेस हो रहा है, 2 जगहों पे होता है, एक डी खान में है और एक पिशावर में है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर वो काम करना छोड़ता है तो ये स्टार्ट हो रहेगा, ये काम करना छोड़ता है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड जगह पे प्रोसेसिंग भी हो रही है, स्टोरेज भी हो रही है।
This type of operating system is a recent advancement in the world of computer technology and are being widely accepted all over the world. ये अभी recently वो कहते हैं कि advancement है बहुत बड़ी कि distributed operating system बना लिए गए हैं. Various autonomous क्या होते हैं ये? Various autonomous interconnected computers होते हैं. Various बहुत सारे autonomous का मतलब है independent खुद में complete. ऐसा नहीं है कि किसी का एक पुर्जा है दूसरे का नहीं है, इस तरह नहीं. जैसे मेरे पास पूरा सिस्टम है, मेरा पूरा सीपीयू सिस्टम कंप्यूटर लैपटॉप ये ऑटोनोमस है, ऑल इन वन, बिल्कुल इसमें सारा कुछ मौजूद है, दूसरे पे डिपेंड नहीं है. तो वेरियस ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड आपस में कनेक्टेड कंप्यूटर्स, ऐसे कंप्यूटर जो ऑटोनोमस होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, कम्युनिकेट ईच अदर यूजिंग अ शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क के जरिए, शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड होते हैं. ऐसे सिस्टम को हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटरकनेक्ट होते हैं आपस में, किसके लिए? कि वो काम को फुलफिल कर सकें. These independent system passes their own memory unit, possesses, ठीक है. These independent systems possesses their own memory unit and CPU, अपना memory unit होता है हर एक में, अपना CPU होता है उसमें. These are referred as a distributed system, इनको distributed system कहते हैं. These system प्रोसेसर्स में डिफर इन साइज एंड फंक्शन, इनके प्रोसेसर इवन डिफर हो सकते हैं साइज में, फंक्शन में, क्योंकि डिफरेंट मशीन्स हैं तो डिफरेंट मशीन्स पे अपना ही प्रोसेसर होगा. जैसे मेरे सिस्टम में प्रोसेसर 3.1 है तकरीबन मेरे ख्याल में, और उसके बाद जो बाकी 1.3 2.3 है या 1.3 है, इस तरह दूसरे होते हैं उसमें 3, किसी में 3 में गीगाहर्ट्ज लगा हुआ है, किसी में 2 गीगाहर्ट्ज लगा, किसी में 1 गीगाहर्ट्ज लगा हुआ है. तो प्रोसेसर डिफर हो सकते हैं साइज में और इसमें. The major benefit of working with these type of operating system is that it is always possible that one user can access the file or software which are not actually present on his system but on some other system connected with this network. ठीक है. Remote access is enabled within the devices connected in that networks. For example, आप लोग ने देखा हो क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट सुना होगा, पीयर टू पीयर का नाम सुना होगा. ठीक है. क्लाइंट सर्वर क्या है कि एक मेन सर्वर होता है, उससे आपके बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं और उससे अब हर कंप्यूटर अपने लिए एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर है, लेकिन जो कि एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं. तो वो अगर कोई फाइल है एक सिस्टम में एमएस वर्ड नहीं है और वो यूज करना चाहता है, तो चूंकि वो सारे आपस में कनेक्टेड है, वो किसी और सिस्टम से भी उसको एक्सेस कर सकता है. जैसे आजकल ऑनलाइन आपके एमएस ऑफिस अवेलेबल है, वो किसी और सिस्टम में पड़े हुए हैं, लेकिन उसको हम एक्सेस कर सकते हैं. इंटरकनेक्टेड होते हैं हम उनके साथ, जब हम नेट कनेक्ट कर लेते हैं, नेटवर्क में आ जाते हैं उनके, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. अब ये फॉर एग्जांपल फेसबुक है, उसका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटेड जगह पे, मुख्तलिफ जगहों पे उसका डेटा पड़ा. यूट्यूब डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका एक जगह पे डेटा नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है. ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स भी होते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को पेयर टू पेयर में भी आ सकते हैं वो, और क्लाइंट सर्वर में भी आ सकते हैं, और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, वो प्रोसेस भी जल्दी कर देते हैं. बहुत सारे, अब फॉर एग्जांपल एक सर्वर है, मेन फ्रेम जैसे मेन जो सर्वर्स होते हैं, डेटा सेंटर होते हैं, उसमें भी ऐसा होता है. आपके बहुत सारे मशीन्स जो इंडिपेंडेंट मशीन्स होती हैं, सीपीयू होते हैं, वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड कर दिए जाते हैं. डेटा आता है और उसके पास, और वो सारों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है और उसी से फैच हो रहा होता है, उसी में चल रहा होता है. ठीक है जी. तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. ये आपकी जो वर्क है, वर्कलोड है, इसको और सारा जो आपका सिस्टम है उसको एफिशिएंटली मैनेज कर रहे होते हैं. ये इसकी एक पिक्टोरियल व्यू है. फॉर एग्जांपल ये एक मशीन है, उसका अपना सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क लगा हुआ है. इसमें सीपीयू मेमोरी लगी हुई है, डिस्क नहीं है. इसमें सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क है, सीपीयू मेमोरी डिस्क, और ये कनेक्टेड है किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए. ठीक है. किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं, पेयर टू पेयर भी हो सकते हैं, क्लाइंट सर्वर मशीन भी हो सकती हैं. तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे होते हैं, रिसोर्स शेयर हो रही होती है, हार्ड डिस्क भी शेयर हो रहा होता है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल इसके पास हार्ड डिस्क नहीं है, तो वो किसी से भी हार्ड डिस्क मेमोरी तो अपने लिए मांग सकता है. ठीक है. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इसमें है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे वो इसका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज कर सकता है, या पोर्शन इससे ये कंप्यूटर वाला शेयर कर देगा और वो उससे, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, उसे यूज कर सकते हैं.
ठीक है जी। तो हम सर्वर को भी इस तरह यूटिलाइज करते हैं कि मेन सर्वर होता है, उसका जो रिसोर्स की जितने भी रिसोर्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। ये एक उसकी पिक्टोरियल व्यू है क्लाइंट सर्वर की, के क्लाइंट हैं, ठीक है, डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, इंडिपेंडेंट मशीन्स हैं, ऑटोनोमस मशीन है, किसी भी नेटवर्क के जरिए वो कनेक्ट हैं सर्वर के साथ। अब वो सर्वर और उसमें कनेक्टिविटी है, वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, वो डेटा को इधर से उधर सेंड भी कर सकते हैं, रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सॉरी। और ऑटोनोमस सिस्टम है, और बेनिफिट देते हैं कि अगर आपके पास कोई फाइल नहीं है तो आप दूसरे से ले सकते हैं। एडवांटेजेस हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के। फेलियर ऑफ वन साइट इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डज नॉट इफेक्ट दी अदर साइट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे कि हम इन सिस्टम्स को साइट भी कहते हैं, डिफरेंट साइट्स पे जो कि पड़े होते हैं, नोड्स भी कहते हैं, कंप्यूटर भी कहते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे साइट्स का लफ्ज यूज किया गया है, तो इसलिए मैंने आपको बताना चाहा। फेलियर ऑफ वन साइट इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डज नॉट इफेक्ट द अदर। अगर एक साइट वो भी हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है, तो दूसरे पे असर नहीं होता। जैसे हमारे पास स्टार टोपोलॉजी थी, स्टार टोपोलॉजी में क्या फायदा होता है कि अगर एक नोड आपका डिस्ट्रॉय हो जाए, लिंक डिस्ट्रॉय हो जाए, तो बाकी काम कर रहे होते हैं। हब या स्टार टोपोलॉजी में हमने जैसे पढ़ा था, दरमियान में स्विच लगा होता है या हब लगा होता है, तो उसमें ये फायदा होता है। जबकि बाकियों में ये प्रॉब्लम थी, मैश में भी ये प्रॉब्लम नहीं थी, रिंग में ये प्रॉब्लम थी कि अगर वो ब्रेक हो जाता लिंक तो पूरे नेटवर्क डिफेक्ट हो जाता, बस में भी ये प्रॉब्लम थी। तो ये एक वही कॉन्सेप्ट है स्टार टोपोलॉजी का कि उसमें डिफरेंट आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर एक उसमें फेल भी हो जाए तो बाकी काम कर रहे होते हैं आपस में। बेटर सर्विस टू दी बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है टू द यूजर, यूजर्स को, यूजर के लिए सब कुछ अवेलेबल है आजकल क्लाउड पे, तो वो इजीली सब कुछ यूज कर रहा है। ठीक है जी। रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर, आपकी सिस्टम्स में लोड्स कम हो जाते हैं क्योंकि मोस्टली जो प्रोसेसिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई पड़ी होती है किसी भी फाइल पे, तो वो सारों पे बर्डन शेयर किया जाता है, तो ऑलरेडी आपकी जो लोड है कम हो जाता है। अब मैं यहाँ से अगर एम एस वर्ड यूज कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से ऑनलाइन, तो वो एम एस वर्ड और वो सारा जो सिस्टम है वहां पे चल रहा है उसके सिस्टम में, अगले सिस्टम में। मेरे सिस्टम पे एम एस वर्ड इंस्टॉल करने की जरूरत मुझे नहीं है, एक्स्ट्रा बर्डन डालने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसी तरह बाकी भी चीजें हैं, मोस्टली इंटरनेट पे आप यूज करते हैं, आप अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल ना करें। आप कोई भी सॉफ्टवेयर है, अब जैसे पिक्चर कन्वर्जन सॉफ्ट, पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, ऑनलाइन पड़े हुए हैं। ठीक है जी। पीडीएफ के जो सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन पड़े हुए हैं, तो आप उसी को यूज कर सकते हैं। तो वो उनके सिस्टम्स में है, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सिस्टम, कनेक्टेड आपके साथ नेटवर्क के जरिए हैं, तो बस वो आप यूज करें, आपके सिस्टम में बोझ नहीं होगा, कोई लोड नहीं होगा। रिडक्शन ऑफ डिले इन डेटा प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग भी बड़ी तेज होती है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, डेटा शेयर हो रहा होता है और लोड बैलेंस किया जा रहा है, लोड बैलेंसिंग की जा रही होती है, तो डिले नहीं आता इसमें। डिसएडवांटेज क्या है? फेलियर ऑफ द मेन नेटवर्क विल स्टॉप द इंटायर कम्युनिकेशन। अगर सेंट्रल जो नेटवर्क है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ये दरमियान वाला जिससे आप कनेक्ट हैं, तो फिर ये इसमें मसला आ सकता है, जो सेंट्रल पार्ट है ये। तो सेंट्रल में अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए, फेल हो जाए, तो कनेक्टिविटी लॉस हो सकती है। दीज टाइप ऑफ सिस्टम आर नॉट फ्रीली, जैसे स्टार टोपोलॉजी में हमने कहा था कि अगर स्विच हमारा खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमारी जो है पूरे नेटवर्क तबाह हो जाएगा। अगर हब हमारा खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क तबाह हो जाएगा, अगर सेंट्रल पॉइंट तबाह हो गया। तो यहाँ पे भी बात की गई है कि अगर आपके सेंट्रल नेटवर्क ही खराब हो गया, तो उसमें फेल हो गया, तो इंटायर कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर नॉट फ्रीली अवेलेबल एज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये फ्रीली इसलिए अवेलेबल नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा ख्वारी है। ठीक है, बहुत सारे ऑटोनोमस सिस्टम को आपने एक जगह लाना होता है, पावरफुल सिस्टम्स होते हैं, इनको एक जगह रन लाना और इसको बिल्ड करना और इसके लिए सेटअप बनाना, ये काफी एक्सपेंसिव है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। नॉट ओनली दैट द अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड नॉट अंडरस्टूड इजीली, और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उसको भी समझना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू विंडोज, सिंपल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको समझना इजी है। तो ये इसका भी यही है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो आपकी जो अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर है जिस पे आप सारा काम चला रहे हैं,
जैसे मैंने बताया कि विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सर्वर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें उसको चलाना, उसमें मैनेजमेंट करना वो जरा कम्प्लेक्स काम है, इसलिए आसानी समझ नहीं आता हर बंदे को, यूजर फ्रेंडली नहीं है ज़्यादातर, तो ये इसकी डिसएडवांटेज में आ जाती है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे इसका नाम है, मौजूदा टाइम पे काम करने वाले सिस्टम, जो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे काम करते हैं, जिसमें डिले का नाम ही नहीं है। ठीक है जी, डिले इसमें बर्दाश्त ही नहीं की जाती इन सिस्टम्स में। सुपर कंप्यूटर्स हो गए आपके जितने भी है, मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो गई, वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हुए हैं, उन ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है, क्या उनको ऐसे बनाया जाता है कि वो ऑपरेट करे विद इन, वो कहते हैं ना कि उसी टाइम पे सेकंड की भी उसमें डिले की इजाजत नहीं होती। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व्स द रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, ये रियल टाइम सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी में चलाए जाते हैं। द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत ही कम, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बस सेकंड के बाद में कुछ नहीं कहता, नैनो सेकंड भी नहीं हो सकता, माइक्रो भी नहीं हो सकता, पता नहीं कितना स्मॉल उसमें वो फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता, बस आपने बटन ही प्रेस करना है, वही इसका टाइम है कि बटन प्रेस कब कब करते हैं, उसके बाद एक्टिवेट फौरन होता है ये। दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रिस्पांस टाइम, ये उसका रिस्पांस टाइम होता है कि कितनी जल्दी वो आपको रिस्पांस देता है किसी भी वर्क पे, किसी भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, किसी भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस पे। रियल टाइम सिस्टम आर यूज्ड व्हेन दे आर टाइम रिक्वायरमेंट्स, when there are time requirements are very strict। ये रियल टाइम ऑपरेशन कब यूज किए जाते हैं, वहां पे यूज किए जाते हैं जहां पे हमारे पास टाइम, वो कहते हैं ना, डिले की इजाजत नहीं होती, टाइम बहुत स्ट्रिक्ट होता है। लाइक मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एटसेट्रा, जहां फॉर एग्जांपल मिसाइल सिस्टम में कहीं पे आपने मिसाइल फायर करना था और वहां पे 1-2 मिनट की भी डिले आ गई तो आगे से उसने ही कर दिया, आपके जो एनिमी है उसने भी कर दिया, तो खुद सोचे कि क्या होगा फिर उसका रिजल्ट। या एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, जहाज है एक लाइन पे दो, एक पाथ पे दोनों सेम आ गए हैं, और अगर आपने उसको टाइम पे नहीं बताया कि आपके सामने भी एक जहाज आ रहा है, या आपका जो सामने है वो कोई तूफान आ रहा है, या आपकी जो रनवे है वो फारिग नहीं है, तो उसमें भी आप पूरी जो है ट्रैफिक सिस्टम, जो सॉरी एयर सिस्टम है, उसको डिस्टर्ब कर देंगे। तो इसमें बिल्कुल भी वो ये रन टाइम पे आपको प्रोसेस बता रहा होता है, आपने देखना होता है कि वेदर कैसा है, कंडीशन कैसे है, मिसाइल सिस्टम है तो आगे क्या होने वाला है, तो सारा कुछ इसमें वो स्पीड में किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर एज फॉलो, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दोनों रियल टाइम है लेकिन इसको हार्ड और सॉफ्ट में कर दिया गया है। हार्ड में क्या है, these operating systems are meant for the application where time constraints are very strict and even the shortest possible delay is not acceptable। ठीक है जी, समझ आ गई होगी आपको। हार्ड में बस हार्ड है कि आपने बिल्कुल भी टाइम पे कंप्रोमाइज नहीं है इसमें, हार्ड में। सॉफ्ट में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज है, थोड़ा बहुत, वो भी एक्सेप्शनल केस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन हार्ड रियल टाइम वहां पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं जहां पे थोड़ी बहुत क्या हो जाए। अब जैसे वही मिसाइल का मैंने कहा, मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक सिस्टम, वो इसमें आ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे थोड़ी सी वो हो सकती है, आप टॉलरेट कर सकते हैं डिले, तो वहां पे आप रियल ये सॉफ्ट रियल टाइम इंप्लीमेंट कर दें। फॉर एग्जांपल आप लाइव वीडियो बना रहे हैं, तो लाइव में अगर आपकी आवाज थोड़ी कहीं पे मिस हो गई है, तो या वो लेट आई है, तो आप कहते हैं खैर कोई बात नहीं, ये हो जाता है, इसमें नहीं मसला। ठीक है जी। तो इसमें सॉफ्ट में ये मसला है कि आप उसमें थोड़ा सा डिले बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हार्ड में ये नहीं है, एग्जैक्ट उसी टाइम पे चीज आनी चाहिए। दिस सिस्टम आर बिल्ड फॉर सेविंग लाइफ, लाइक ऑटोमेटिक पैराशूट्स, ठीक है, और एयर बैग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी रेडिली अवेलेबल इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। गाड़ियों में भी देखा आपने, या आपने ऊपर से छलांग लगा दी है, पैराशूट पहना हुआ है, पैराशूट नहीं खुला, उसका बटन प्रेस किया और उसने ऑपरेट नहीं किया टाइम पे, तो आप गए। उसके बाद अगर एयर बैग्स हैं गाड़ी में और वो एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता होता है और एयर बैग्स टाइम पे नहीं खुले, ऑपरेट नहीं हुआ, सिग्नल सही तरह से, तो आप गए। In hard real-time system, secondary storage is limited or missing and data is stored in ROM, और इसीलिए इनको सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं रखा जाता इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया पहले ही बताया था कि जो सेकेंडरी स्टोरेज जो है हमारे पास हार्ड डिस्क वगैरह, ये स्लो है एज कम्पेयर टू रैम और रोम।
ठीक है। रोम बहुत फास्टली है, रोम की चीजों की स्पेस कम है और वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है सीपीयू के साथ, तो वो बहुत फास्ट है, इसलिए आपकी विंडो स्टार्ट ही रोम से की जाती है, रोम में ही डेटा उसका पड़ा होता है। बाकी जो अक्सर इन सिस्टम्स में ये या तो बहुत लिमिटेड होता है, सेकेंड स्टोरेज की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि हमारे पास डिले की कोई इजाजत है ही नहीं, तो इसको या रखा ही नहीं जाता या फिर थोड़ा सा रखा जाता है, उसको लिमिटेड रखा जाता है। और डेटा सारा आपका रोम में स्टोर होता है, रीड ओनली मेमोरी में, तो फौरन वो ऑपरेट होता है। वर्चुअल मेमोरी इज ऑलमोस्ट नेवर फाउंड इन दिस, और वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी नहीं है क्योंकि वो होती है हार्ड डिस्क में, वर्चुअल मेमोरी तो वो नहीं है, तो ये भी नहीं है। सॉफ्ट रियल टाइम हुई, दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर फॉर एप्लीकेशंस वेयर फॉर टाइम कंस्ट्रेंट इज लेस स्ट्रिक्ट। ठीक है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है जहां पे टाइम की बचत हो सकती है। टाइम अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लेट नहीं करना, थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो वही बात है कि आप कहीं पे जा रहे हैं तो आप थोड़ी सी हम उसमें बर्दाश्त कर सकते हैं। 5-10 मिनट आप कहते हैं कि मैं जरा तैयार हो रहा हूँ, तो मैं बस 5 मिनट में निकलता हूँ, तो 5 मिनट में निकलने के लिए वो 5 मिनट वेट कर सकता है। लेकिन अगर कोई हार्ड मसला है, कहीं पे ऐसे समझे कि एक्सीडेंट हुआ है और आपने वहां पहुंचना है, तो वहां पे आप वेट नहीं करते, तो आपको फौरन पहुंचते हैं। ये उसकी एक पिक्टोरियल व्यू है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। एप्लीकेशन होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नेल, कर्नेल का वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कर्नेल क्या है आपको पता है, कर्नेल क्या चीज़ है? एक मेन कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है। जैसे सीपीयू के जो सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का सेंट्रल पार्ट है, इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेंट्रल पार्ट है वो कर्नेल है। कर्नेल ही सारा कुछ, ये आर्मी का कर्नल है और ये सारा मैनेज कर रहा है पूरे सिस्टम को। इसके बाद आ जाते हैं बीएसपी। बीएसपी क्या है? बोर्ड सपोर्ट पैकेजेस। ठीक है, इज द लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेनिंग हार्डवेयर स्पेसिफिक ड्राइवर। जो हार्डवेयर इंस्टॉल है उसके लिए जो ड्राइवर यूज किए जाते हैं वो बीएसपी हैं। ठीक है, बोर्ड सपोर्ट पैकेजेस हैं, बोर्ड के ऊपर जो पैकेजेस यूज किए जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर है, वो ड्राइवर हैं, वो यहाँ पे पड़े होते हैं। डायरेक्ट जो एप्लीकेशन है ऊपर चल रही है, जैसे यहाँ पे बटन क्लिक होता है फौरन कर्नल के पास आता है, कर्नल उसको ओके करके हार्डवेयर से काम करवा लेता है, इम्प्लीमेंट करवा लेता है। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट वाली बात है। एडवांटेजेस हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के, मैक्सिमम कंजम्पशन। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम, दस मोर आउटपुट फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज। इसकी जो सीपीयू की कंजम्पशन है, यूटिलाइजेशन है, डिवाइसेस की यूटिलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें आपको पता है बिजी रहते हैं हर वक्त, बहुत तेज़ी में वो काम करते हैं, तो ये मैक्सिमम कंजम्पशन इसमें आ जाती है, सीपीयू की यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से हो रही होती है। टास्क शिफ्टिंग, द टाइम असाइंड फॉर शिफ्टिंग टास्क इन दी सिस्टम आर वेरी लेस, माइक्रो सेकेंड, बहुत तेजी में ये हो रहा होता है, बहुत स्पीडी है, सुपर कंप्यूटर है ऐसे समझे। फोकस ऑन एप्लीकेशन, फोकस ऑन रनिंग एप्लीकेशन एंड लेस इंपॉर्टेंस टू एप्लीकेशन विच आर इन क्यू, उसी पे फोकस होता है जो चल रहा है। या नहीं है कि जो आजकल है उसमें अगर प्रायोरिटी वाला आ गया तो उसको जगह दे देते हैं और लेस प्रायोरिटी वाले को पीछे कर देते हैं सिस्टम्स में, तो ये भी एक मसला है। जो हाई प्रायोरिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनको आगे जगह कर दे दो और जो लेस है उनको पीछे कर दो, तो यहाँ पे ये नहीं है। इसमें सिर्फ जो मेन इस वक्त रनिंग में है उसी पे सारा फोकस है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही चलेगा। एरर फ्री है दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर एरर फ्री। मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन इज बेस्ट मैनेज इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम। जो रैम है उसमें किसने आना है, किस प्रोसेस ने चलना है, कैसे चलना है, वो एलोकेशन बेहतरीन तरीके से की जाती है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से की जाती है, ताकि सारे प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट हैं उनको तरतीब से एग्जीक्यूट किया जाए और स्पीड में किया जाए। डिसएडवांटेज है हाँ इसमें आरटीयूज के, लिमिटेड टास्क, क्योंकि ये कम से कम टास्क पे काम कर रहा होता है ताकि एरर कम हो। ज्यादा टास्क, मल्टी टास्क नहीं उठाता, थोड़े से टास्क उठाता है। और मल्टी टास्क में तो वही है कि एक से ज्यादा, लेकिन ये है कि इसमें बहुत ज्यादा नहीं होते टास्क, वेरी फ्यू टास्क रन एट द सेम टाइम टू अवॉइड एरर्स, एरर्स को रिमूव करने के लिए। और डेफिनेटली वही बात है जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बैंक में ठहरा होता और 100 बंदे ठहरे थे, 100 बंदों में उसने किसी और के पैसे मुझे दे दिए। अगर 2 बंदे होते तो फिर डेफिनेटली 2 या 3 बंदे तो ये प्रॉब्लम ना आती। तो ये लिमिटेड टास्क उठाते हैं और ये करते हैं। यूज हैवी सिस्टम रिसोर्सेज, इसमें क्या होते हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और हैवी रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं। समटाइम द सिस्टम रिसोर्सेज आर नॉट सो गुड एंड दे आर एक्सपेंसिव एज वेल। सॉरी। तो काफ़ी हैवी सिस्टम्स, एक्सपेंसिव और हैवी सिस्टम्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, वो भी मसला है क्योंकि आपने सुपर कंप्यूटर बनाना है तो सुपर कंप्यूटर के पार्ट्स आपको डेफिनेटली पता है कि वो एक्सपेंसिव होंगे। एक कम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज़ किए जाते हैं, द एल्गोरिथम आर वेरी कम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट फॉर द डिज़ाइन टू राइट ऑन। इसके जो एल्गोरिथम्स हैं वो भी बड़े कम्प्लेक्स हैं क्योंकि डेफिनेटली आपने बिल्कुल वो कहते हैं कि 0% भी
आपने डिले नहीं करनी और फौरन से एग्जीक्यूट करना है, और कैसे किस प्रोसेस में एग्जीक्यूट करना है, कैसे उनको मैनेज करना है, तो सारा बड़ा कम्प्लेक्स एल्गोरिथम इसका लिखा जाता है। डिवाइस ड्राइवर एंड इंटरप्ट सिग्नल, ठीक है, इट नीड स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर एंड इंटरप्ट सिग्नल टू रिस्पॉन्स अर्लीस्ट टू इंटरप्ट, ठीक है, ऐसे डिवाइस ड्राइवर इसको चाहिए जो कि फौरन से काम करे इंटरप्ट पे। इंटरप्ट क्या है? एन इंटरप्ट इज ए सिग्नल, ये एक सिग्नल होता है जनरेटेड बाय अ हार्डवेयर डिवाइस यूजुअली एन इनपुट आउटपुट डिवाइस टू गेट सीपीयू अटेंशन। सीपीयू की अटेंशन हासिल करने के लिए ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एक जैसे आप कीबोर्ड है, कीबोर्ड से जैसे बटन प्रेस करते हैं तो वो जाता है कीबोर्ड कंट्रोलर के पास, कीबोर्ड कंट्रोलर उसको भेजता है कीबोर्ड बफर के पास, कीबोर्ड बफर से वो इंटरप्ट भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मेरे पास बफर में एक कीबोर्ड से काम आया हुआ है, इसको जरा चला दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लेता है। वो इंटरप्ट सिग्नल क्या है? वो इंटरप्ट क्या है? वो एक सिग्नल है जो उसको कहता है भाईजान बात सुनो, बात सुनो। ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है, वो कहते हैं जी क्या हुआ? जी मेरे पास ये काम आया हुआ है, ये जरा सीपीयू को दे दो कि एग्जीक्यूट कर ले, तो वो उसको उससे ले लेता है और दे देता है। तो हमें ऐसे ही डिवाइस ड्राइवर चाहिए कि वो इंटरप्ट्स को जल्द से जल्द तेजी में आगे मूव कर सके और वो सीपीयू से एग्जीक्यूट करवा सके। तो ये हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट जो अब हमारा एक टॉपिक है वो है अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये वीक 3 का हमारा टॉपिक है। वीक 3 में कुछ टॉपिक्स थे वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि थे हमारे पास कंपोनेंट और फंक्शन। कंपोनेंट और फंक्शन हमने स्टार्ट में ही फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। अब हमारे पास है यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चीज है? ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम यूज कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। The structure of operating system depends mainly on how the various components of the operating system are interconnected and melded into the kernel, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो जब बनाए जाते हैं तो उसको मेन डिपेंड किस चीज पे होता है कि कैसे जो वेरियस कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो हमने स्टार्ट में देखे, वो किस तरह कौन कौन से हैं वेरियस कंपोनेंट, कैसे उनको मैनेज किया गया है, कैसे उनको रखा गया है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, क्योंकि डिफरेंट शक्लें हो सकती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर हैं। तो डिपेंड किस पे करता है कि वेरियस कंपोनेंट कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और कैसे वो इंटरकनेक्टेड हैं और मेल्डेड हैं, ठीक है। अगर ऊपर प्रोसेस मैनेजमेंट है, नीचे उसका मेमोरी मैनेजमेंट रखा गया है, फिर सीपीयू स्केड्यूलिंग रखा गया है, फिर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर रखा गया है, फाइल मैनेजमेंट रखा गया है, तो उसके मुताबिक वो स्ट्रक्चर बनता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाता है। और कैसे वो मेल्ड हैं कर्नल में? कर्नल का मतलब वही ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे उसको रखा जाता है एक लेयर लेवल की शक्ल में, लेयर की शक्ल में, जो हम आगे देखेंगे भी। कर्नल क्या है? कर्नल इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन दिस सिस्टम, ठीक है। इसका सारा कंट्रोल होता है सिस्टम में, जितना भी है ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है, और ये पूरा कंट्रोल कर रहा होता है कंप्यूटर सिस्टम को। डिपेंडिंग ऑन दिस वी हैव फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो तीसरा आपका होमवर्क होगा। 2 हम इसको डिस्कस करते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर और लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर क्या है? Such operating systems do not have well-defined structure and are small, simple and limited systems, ठीक है। The interfaces and levels of functionality are not well separated. ये जो हमारे ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उसमें अर्लियर जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, सॉरी कंप्यूटर थे, वहाँ पे और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते थे, उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता था और वो यूज़ किए जाते थे। तो उसमें कुछ उसकी एडवांटेजेस थी और डिसएडवांटेजेस थी। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे इनकी जो स्ट्रक्चर है ये कम्प्लीटली वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये सपोज किया गया है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता था, इसको सही डिफाइंड नहीं किया गया था कि मतलब सेपरेट नहीं था कि क्या होना चाहिए। बस एक सिंपल सा स्मॉल और लिमिटेड सिस्टम बनाया जाता इस स्ट्रक्चर की बेसिस पे और उसको ऑपरेट किया जाता। The interfaces and levels of functionality are not well separated. इसमें जो इसकी फंक्शनैलिटी है और इंटरफेसेस हैं वो सेपरेट नहीं थी, कंप्लीटली सेपरेट नहीं था। हर कोई एक दूसरे को एक्सेस कर सकता था डायरेक्टली, अपने लोअर लेयर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता था। और इसकी जो एग्जांपल क्या है, MS DOS इज एन एग्जांपल ऑफ सच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो अर्लियर स्टार्ट हुआ आया तो उसकी जो स्ट्रक्चर थी इंटरनल वो कुछ यूं थी।
इन MS-DOS एप्लीकेशन प्रोग्राम आर एबल टू एक्सेस द बेसिक इनपुट आउटपुट रूटीन। और इसमें जो मेन जो खतरनाक बात है वो यही है कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स थे, यूजर प्रोग्राम्स थे, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम ऊपर थे, वो डायरेक्टली आपके जो इनपुट आउटपुट के जो बेसिक इनपुट आउटपुट रूटीन्स हैं, रोम के या बायोस के डिवाइस ड्राइवर हैं, उनको डायरेक्ट हार्डवेयर को, यानी एक किस्म के हार्डवेयर हैं आपके, हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे। आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम हार्डवेयर के ऊपर जो ड्राइवर लगे होते थे, सिस्टम को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे उनको। This type of operating system causes the entire system to crash if one of the user program fails। और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे अगर किसी भी यूजर प्रोग्राम कोई फेल हो जाता, वो डायरेक्टली इसको एक्सेस कर रहा होता था हार्डवेयर के ऊपर जो रूटीन्स चल रहे होते थे, बजाय से कि वो आता ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, इन रास्तों के थ्रू, वो डायरेक्ट इस पे आ जाता, रोम पे पहुंच जाता था। ये वो वाली बात है कि जब फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी आते हैं और यूनिवर्सिटी में फीस जमा करते हैं, तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल फाइनेंस डिपार्टमेंट जाते हैं, फिर सिक्रेसी जाते हैं, एग्जाम सेक्शन जाते हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, या कहीं कहीं पे या कोऑर्डिनेटर के पास आते हैं। तो एक स्टेप होता है, डायरेक्ट नहीं होता कि आप डायरेक्ट ही एक जगह पे चले जाए, बैंक में चले जाए, उसके जो है तिजोरियों में चले जाएं और तिजोरियों से पैसे उठा लें और वहीं पे या जमा कर दें। तो ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बैंक में जाते हैं फिर भी थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस कम जैसे बैंक में इंटर हुए तो फौरन तिजोरी पे गए और वहां से लॉकर से आपने पैसे उठाए और बस चले। तो इस तरह का निज़ाम यहाँ पे एक किस्म का चल रहा था MS-DOS में, इस सिंपल स्ट्रक्चर में, कि आप डायरेक्ट जाते और डायरेक्ट ही हार्डवेयर की उसको एक्सेस कर सकते। अब इसमें अगर आप खुदा ना खास्ता फेल हो जाते, कोई गड़बड़ कर देते, तो पूरा निज़ाम गड़बड़ हो जाता, पूरा सिस्टम आपका क्रैश हो जाता। ठीक है जी। तो सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं सिंपल स्ट्रक्चर में। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम थे माइक्रोसॉफ्ट के। अर्लियर कंप्यूटर सिस्टम में इसका स्ट्रक्चर जो था ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ यूं होता था कि आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो ऊपर होते थे। उसके बाद आपके रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम आ जाते हैं, रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम, जो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ये आ जाते हैं। उसके बाद MS-DOS डिवाइस ड्राइवर, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइस ड्राइवर, और फिर रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर, यानी नीचे हार्डवेयर के जो रूटीन है, सब रूटीन्स हैं, फंक्शंस हैं, तो ये हर कोई एक्सेस कर सकता था। ये इसको भी एक्सेस कर सकता है, ये नीचे भी एक्सेस कर सकता था, ये इसको भी एक्सेस कर सकता है, ये नीचे भी एक्सेस कर सकता है, और ये इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो ये एक ही पैकेज में बंद होते थे, एक ही लेयर पे होते थे। ठीक है, सेपरेट नहीं थी। यहाँ पे एरर फाइंड अगर डिबग करना होता था तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब एरर आता तो तकरीबन सारा आपका सिस्टम ही, इंटायर सिस्टम ही क्रैश हो जाता। तो इसको इसलिए सिंपल स्ट्रक्चर कहा जाता है, और इसमें हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर एक आया उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर है सेकंड नंबर पे। लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या है? ये लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल इनको डिफरेंट लेयर्स में स्ट्रक्चर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड कर दिया गया था। वहाँ पे एक ही लेयर में सब कुछ मौजूद होता था, हर कोई एक दूसरे को एक्सेस कर सकता था। यहाँ पे उन्होंने बाउंड्रीज लगा दी कि आपने जब जाना है तो पहले नॉक करना है, इसे आपने फंक्शनैलिटी लेनी है, पूछना है, फिर आगे जाना है, फिर आगे जाना है, और आखिर में तो यहाँ पे इनको लेयर्स में डिवाइड किया गया। लेवल्स भी कहा जाता है, लेयर्स भी कहा जाता है। लेयर्स, जो लास्ट लेयर है हार्डवेयर लेयर जिसे कहते हैं, उसको लेयर 0 से डिफाइन किया गया, और जो यूजर इंटरफेस है अपर लेयर, उसको लेयर N, या जो लास्ट लेयर है अपर लेयर जो भी है, वो 7th 8th जो भी है लेयर, उसको डिफाइन किया गया। तो ये लेयर बाय लेयर इसको कहा कर दिया गया, ताकि इससे ये था कि हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए यूजर एप्लीकेशन लेयर जो भी थी, वो पहले एक सिग्नल इंटरप्ट सिस्टम कॉल सेंड करती थी, जो 1 by 1 नीचे आ जाती और इसको मिल जाती, और फिर देन एग्जीक्यूशन होती थी। तो एक पूछ कर जाना और वो चीज आ जाती इसमें। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस, ठीक है, उसमें मॉड्यूल्स बना दिए, एंड रिटेन मच मोर कंट्रोल ऑन सिस्टम, जिसकी वजह से काफी सारा कंट्रोल आ गया सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। In this structure, the operating system is broken into number of layers, जिसको levels भी कहा जाता है। The bottom layer or layer 0 is the hardware, and the topmost layer, layer N, is the user interface. These layers are so designed that each layer uses the functions of the lower layer level layer only। और इसको ऐसे डिजाइन किया कि आपकी जो अपर लेयर है वो हमेशा जो भी फंक्शनैलिटी यूज करेगी वो नीचे वाले लेयर से सर्विसेज लेगी।
ठीक है। हर लेयर अपने से नीचे वाली लेयर से सर्विसेज लेके अपने प्रोग्राम जो भी प्रोसेस है एग्जीक्यूट करती थी इसमें लेयर स्ट्रक्चर में या करती है। The main advantage of this structure is that if an error occur in any layer, then the error must be on that layer only. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई लेयर है, सीपीयू स्केजुलिंग की लेयर है, उसमें कोई एरर आ गया है तो बजाय इसे कि सारों को चेक किया जाए, सारों को डिबग किया जाए, आप जस्ट इसी लेयर को ही डिबग कर सकते थे, ऑपरेशन इसको डिबग कर सकता था। Secondly, user interface layer cannot directly access system hardware. It uses system call to access it. ठीक है। जैसे पीछे था सिंपल स्ट्रक्चर में आपके जो यूजर लेयर थे उसको डायरेक्टली जो एप्लीकेशन प्रोग्राम थे एक्सेस कर सकते थे हार्डवेयर लेवल लेयर को, जिससे वो सिस्टम का क्रैश होने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि उसमें एरर आ सकता था। यहाँ पे आपका जो यूजर इंटरफेस लेयर है वो सबसे पहले सिस्टम कॉल करता है। सिस्टम कॉल सिंपल वही कॉल है जो हम कॉल करते हैं किसी को, इस तरह ये सिस्टम कॉल है, सिस्टम एक कॉल करता है, इंटरप्ट भेजता है, सिग्नल भेजता है हार्डवेयर को कि मुझे आप इनपुट आउटपुट फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस चाहिए, तो उसके लिए वो कॉल सिस्टम कॉल यूज किया जाता बजाय इसी को डायरेक्टली उसको एक्सेस करता। दी मेन डिसएडवांटेज, इसके एडवांटेजेस हैं तो कि अगर कहीं पे एरर आ गया तो वो वहीं पे आपका सेट हो जाता, जबकि जो सिंपल था उसमें सारा सिस्टम आपका ब्रीच होता। The main disadvantage of this structure is that at each layer, the data needs to be modified and passed on between layers, which adds overhead to the system. ये सिस्टम के लिए थोड़ा ओवरहेड है क्योंकि चूंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट रखा गया है कि आप हर लेयर ने नीचे जो लेयर है उससे के सर्विसेज और फंक्शनैलिटी को यूज करना है। फॉर एग्जांपल आप कहीं जाते हैं एक फॉर्म लेके, तो उस फॉर्म में डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो आप कभी एक डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं, उसके बाद उसको फिल करने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, उसमें वो चीजें लिखते हैं, फिर तीसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, फिर उससे चीजें लिखते हैं, तो आप आगे मूव कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पिछली जो सर्विसेज हैं कंप्लीट करने के बाद, जो पिछली सर्विसेज हैं फंक्शनैलिटीज है उनको कंप्लीट करने के बाद मूव किया जाता है नेक्स्ट लेयर पे। तो हर लेयर अपने से प्रीवियस लेयर की फंक्शनैलिटी और सर्विस को यूज कर रहा है, और ये एक ओवरहेड है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कि बार बार डेटा को मॉडिफाई करना और ऊपर नीचे भेजना। Moreover, careful planning of the layer is necessary as a layer can use only lower level layer function, क्योंकि आपको पता है, so it needs to be carefully decided that which layer lies below and which layer lies above. ठीक है। जब भी आपने ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने होंगे तो आपको बहुत केयरफुली इसको प्लान करना है कि हमने कौन सी लेयर को अबाव रखना है, कौन सी लेयर को बिलो रखना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें गड़बड़ कर दे कि एक लेयर है वो अपर लेवल पे होनी चाहिए और उसको आप लोअर पे कर दें। फॉर एग्जांपल ये यूजर इंटरफेस लेयर है, ये अपर पे होनी चाहिए और आपने उसको हार्डवेयर के ऊपर ही रख दिया, तो ये एक गड़बड़ कर दी क्योंकि ये डायरेक्टली फिर इसको एक्सेस करेगा। तो यही मसला है कि हाँ, आपने ये बहुत केयरफुली डिजाइन करना है पूरे स्ट्रक्चर को ऑपरेटिंग सिस्टम के कि कौन सी लेयर ने अबाव आना है, कौन सी लेयर ने बिलो आना है, और ये भी एक हेडेक है, तो डिसएडवांटेज में आ जाता है। और इसकी जो मेन एग्जांपल है यूनिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ दिस स्ट्रक्चर। यूनिक्स इसका मेन एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे एमएस डॉस एग्जांपल थी इसकी, यहाँ पे यूनिक्स है, यहाँ पे वो डायरेक्टली सारा कुछ एक्सेस कर रहे हैं, सारा कुछ कोई पाबंदी नहीं है, हार्डवेयर को भी डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर एक्सेस कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो इसमें गड़बड़ हो सकती थी। यहाँ पे लेयर्स वाइज है, सिस्टम कॉल की जाती है डेटा को यूज करने के लिए, और हर लेयर बिलो दी लेयर के सर्विसेज फंक्शन की बेसिस पे काम कर रहा होता है, तो ये एक चीज इसमें ऐड आ जाती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसमें हमने वीक 3 तक का कोर्स तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मजीद ये एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चन 2 दिए गए हैं, इनको आपने स्टडी करना है, इसके बारे में जितनी भी नॉलेज है आपने गैदर करनी है और उसको स्टडी करना है, उसको समझना है। ये आपके पेपर्स में भी इंक्लूड होगा ये चीज़, जितने भी होमवर्क हैं, असाइनमेंट्स हैं जो मैं आपको दूंगा, वो आपके पेपर में भी इंक्लूडेड हैं, ये आपके कोर्स कंटेंट्स में ही हैं। तो ये आपके जिम्मे है, आपने इसको स्टडी करना है, इसको इंक्लूड रखना है अपने नोट्स में, अपने जो भी कोर्स है उसमें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लस्टर एंड हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं उसमें से जो काफी सारे मैंने पढ़ा दिए, और उसमें ये 2 आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिए। क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके बारे में आपने स्टडी करनी है।
एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं उसमें 2 स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं, तीसरे स्ट्रक्चर है माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपने स्टडी करना है, उसके बाद इसकी नॉलेज गैदर करनी है। थैंक यू सो मच, ये हमारा आज का लेक्चर था। कोई भी इशू हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।